कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है और इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों ही अछूते नहीं हैं। ऐसे में कोविड की इस दूसरी लहर से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी लचर है, ये बात साफ साफ उजागर हो गई है और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग समस्याओं, अलग अलग लापरवाही के बीच कभी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट फटकार लगाता हुआ नजर आता है सरकार को, तो कभी उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट की फटकार मिलती है। ताज़ा फटकार नैनीताल हाई कोर्ट की है। जिस तरह से उत्तराखंड में 4 धाम की तैयारियां चल रही हैं, उन्हें लेकर के जो अनियमितताएं हैं और साथ ही साथ एक और बात को लेकर के जो कि हैं कुल कितने परीक्षण इस वक्त हो रहे हैं। ताज़ा संक्रमितों का आंकड़ा इसलिए घट रहा है क्योंकि सरकार परीक्षण ही कम करवा रही है। तो क्या ये धोखा है? और इसी पर हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा राम भरोसे धोखा। जी हाँ, उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने ताज़ा कोरोना संक्रमित मामलों के घटती संख्या के बीच फटकार लगाई है सरकार को और कहा है जिस तरह से सरकार की तरफ से अब टेस्टिंग कम की जा रही है, ऐसे में वो किसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। हम बाकी राज्यों से तुलना कर दें, खासतौर से दक्षिण के राज्यों से, तो जनसंख्या के मामले में वो हमसे आधे या 1/3, लेकिन संक्रमितों के मामले में हमसे कई गुना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग ही कम हो रही है। इसी को लेकर के उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार की फटकार लगाई है कि क्या टेस्टिंग कम करके संक्रमितों की संख्या जिससे कम आएगी, इन आंकड़ों को दिखा करके सरकार किसको धोखा देना चाहती है? क्या जनता इस अंधविश्वास के साथ जी पाएगी कि सरकार की तरफ से आंकड़े कम दिखाई दे रहे हैं तो आंकड़े कम ही हैं, जबकि धरातल पर स्थिति क्या है? हमारे आसपास कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं? हमारे घर, परिवार, ऑफिस और दूर दराज के लोगों में कितने संक्रमित मिल रहे हैं? उनकी किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है? ऐसे में संक्रमण के नए आंकड़ों का कम निकलना किस तरह का धोखा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। महामारी की दूसरी लहर ने आम जनता की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लोग अपनों की जान बचाने के लिए दिन रात दौड़ भाग कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने देश की सरकारों को पहले ही दूसरी लहर की चेतावनी दे दी थी, लेकिन देश के राज्यों से अव्यवस्था की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि देखने पर आत्मा खुद से सवाल करे कि क्या ऐसे दिन देखने के लिए ही लाइनों में लगकर वोट दिया था। देश और उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय की जो ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूँ अपने आप में काफ़ी है ये बात समझाने के लिए कि ये सरकारें जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहाँ कैसे आंकड़ेबाजी, आंकड़ों को कम करने की कसरत, मृतक दर को कम करने की कसरत, संक्रमितों को जो जितने बड़े पैमाने पर संक्रमित हैं कम करके आंकने की जो स्थिति सामने नज़र आ रही है। हाईकोर्ट ने जो बोला है, चाहे नैनीताल माननीय उच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हो, जिस प्रकार से सरकारों को फटकार लगाई जा रही, जनता सब समझ रही है, क्योंकि जनता ही तो मर रही है, जनता ही तो भटक रही है। यूपी से लेकर उत्तराखंड में सरकारी अव्यवस्था के कारण हजारों लोग काल के गाल में समा गए। उत्तराखंड ने सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए कोरोना टेस्टिंग कम करा रही है ताकि कोई सवाल न करे। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना जाँच में कमी जनता के साथ धोखा है। कल जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था, कोर्ट ने आज प्रोनाउंस किया है। इसमें कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है कि जो उत्तराखंड राज्य सरकार की ओर से रिक्वेस्ट भेजी गई है, जिसमें उत्तराखंड का ऑक्सीजन कोटा 183 मीट्रिक टन से बढ़ा के 300 मीट्रिक टन किए जाने, ऑक्सीजन प्लांट, बाईपैप मशीनें और कंसंट्रेटर्स की डिमांड है, ऑक्सीमीटर्स की डिमांड है, इस पर वो शीघ्रता से विचार करें। और साथ ही ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी गई हैं, इन पर 1 सप्ताह के अंदर वो निर्णय लें। और राज्य सरकार से ये कहा है कि जो लगातार टेस्ट की संख्या कम हो रही है उत्तराखंड में, ये बहुत चिंता का विषय है, जबकि ICMR की बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाई जानी है। देखिए, आप ये भी देखेंगे, टेस्ट जो था, टेस्ट कराना लोगों ने प्राइवेट लैब्स में टेस्ट कराए हैं,
लाइनें लगी थी टेस्ट की। अब धीरे धीरे जब नंबर्स कम होंगे तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग भी कम होगी। जब जिस समय हर आदमी, खासकर अर्बन एरियाज में, थोड़ा भी अगर आदमी को लगता था कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो वो टेस्ट करने जाता था। तो ये अवेयरनेस आई है। अभी मैंने कहा कि इस अवेयरनेस की आवश्यकता गाँव में भी है कि गाँव का आदमी भी टेस्ट कराए। शहरी क्षेत्रों में ये तकरीबन समझता हूँ तकरीबन सारे लोगों ने अपने टेस्ट करवा दिए। तो वहीं यूपी में स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे है। हाई कोर्ट वाली टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित कई निर्देशों को ये कहते हुए रोक लगा दी कि उन्हें लागू करना असंभव है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यूपी में मेडिकल सिस्टम राम भरोसे है। यूपी हो या उत्तराखंड, कोरोना काल ने राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें दिखाई। उसको लेकर जुडिशरी भी सख्ते में है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट मामले में अर्जियां पहुंच रही हैं। उत्तराखंड का नैनीताल हाई कोर्ट और यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार सरकारों के लिए कामकाज को कटघरे में खड़ा कर आम जनता के हितों के लिए आदेश देने से नहीं चूक रहे, तो सरकारें हाई कोर्ट के आदेशों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 97,000 गाँव के लिए 2-2 ICU एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। साथ ही नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश भले ही अच्छे मकसद से किए गए हों, पर यह अव्यवहारिक है। भले ही उत्तर प्रदेश को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, लेकिन ये राहत आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन है। कोरोना काल में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकारों के दिल नहीं पसीजे। देश की जनता इस कोरोना काल में दर्द को सदियों तक याद रखेगी, लेकिन लोगों ने मेडिकल अव्यवस्था के कारण अपनों को खोया है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। तो राम भरोसे व्यवस्था चल रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा। बात उत्तराखंड की करें तो एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। उसके अलावा जिस तरह पे पहाड़ों पर लोग रहते हैं, दूर दराज, वहाँ भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। ऐसे में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ही जिस तरह से टेस्टिंग का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, जिस वजह से साफ तौर पर नए संक्रमित मरीज जो हैं उनके आंकड़े बहुत कम आ रहे हैं। इस चीज़ को कब तक झेला जाएगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार? क्या इस वक्त जितने केसेस सही में निकल रहे हैं उनका आंकड़ा अगर पता लगाना हो तो हम कहाँ जा सकते हैं? क्या सरकार की तरफ से जब नए संक्रमितों के आंकड़े जारी करने के लिए टेस्टिंग ही कम कर दी गई है तो किस तरह से जो सही परिदृश्य है वो नजर आएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कैसे कोर्ट की तरफ से जब फटकार लगी तब सरकार और प्रशासन हरकत में आते हैं, जब सवाल जवाब पूछा जाता है तब प्रशासन और सरकार हरकत में आते हैं। तो बिना देर के आइए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं हमारी इस चर्चा में। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हरीश जी जुड़े हुए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। सपा की तरफ से हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रिंस लेनिन जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका हमारी इस चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से रजिया बेग जी जुड़ी हुई हैं। रजिया जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। और भी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनका परिचय आपसे करा देंगे। हरीश जी, आपके साथ ही शुरुआत में करती हूं अपनी इस चर्चा की। सरकार की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो नए संक्रमित हैं उनकी संख्या में कमी आई है। उनकी संख्या में कमी आई है, इसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी दुकानें बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, ब्यूटी पार्लर्स, इन सब चीज़ों को बंद किया गया है। लोगों की आवाजाही कम है तो नए संक्रमण कम है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हम उतनी टेस्टिंग कर पा रहे हैं जितने नए संक्रमित मरीज इस वक्त जायज़ तौर पे मिलने चाहिए? पिछले 15 से 20 दिनों का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो नए संक्रमितों में एक ज़बरदस्त तरीके से जो गिरावट है वो आई है। वो गिरावट इस तरफ से ज़्यादा है क्योंकि नए संक्रमित मरीजों के लिए जो टेस्टिंग है उसी को कम कर दिया गया है।
हरीश जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो। चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें यहाँ पर कि हरीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं जी? हरीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरीश जी, एक बड़ी जी जी हरीश जी, एक बड़ी समस्या, एक बड़ा प्रश्न कहेंगे वो ये बनता है कि जो टेस्टिंग है उसको कम किया गया है, जो टेस्टिंग है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है सरकार की तरफ से। इस बात की बानगी हमने राजधानी लखनऊ में तब देखी जब संक्रमण अपने चरम पर था। रोज के आंकड़े 5,000, 5,500, 6,000 तक पहुंचते थे, लेकिन उसके ऊपर आंकड़े नहीं गए। क्या उससे ज्यादा संक्रमित मरीज नहीं मिले? मिले, मगर उससे ज्यादा हमने टेस्टिंग ही नहीं की। वो हमारे टेस्टिंग का एक मैक्सिमम लेवल था, जिसके बाद हमने टेस्टिंग बंद कर दी। इस वक्त भी वही हाल है। आंशिक लॉकडाउन के चलते केसेस कम हुए हैं, लेकिन जितने केसेस कम हुए हैं उनके मार्फत जो टेस्टिंग है वो और ज्यादा कम हो गई है। नतीजा इसका यह दिख रहा है कि राजधानी लखनऊ, वहां पे कभी 300 केसेस, केवल 200 नए केसेस रजिस्टर होते हैं। अंदाजा लगाइए इस बात का, 30 लाख के आसपास लखनऊ की आबादी, 32 लाख के आसपास, 286 नए केस अगर निकलेंगे तो क्या इस बात को माना जाएगा? यह सवाल उठेगा इस बात को लेकर के कि यहाँ तो टेस्टिंग रेट ही कम है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अच्छी खबरें या तो अच्छी नहीं लगती, या हर चीज पे उनके मन में शंका बनी रहती। टेस्टिंग को लेकर के जो बात आप कह रही हैं, 3 लाख से ज्यादा टेस्टिंग, कल का अगर आंकड़ा आप देखिए तो 3 लाख से ज्यादा टेस्टिंग, और जितनी टेस्टिंग होती है पर डे उसमें आधी 50% कम से कम RT-PCR की टेस्टिंग रहती है। और कहीं भी अगर तकलीफ बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि वो टेस्टिंग ना, जैसा कुछ लोग अगर प्रचारित वो बात को कह रहे हैं, तो टेस्टिंग न होने से वो तकलीफ रुक जाएगी। ये तो ऐसी चीज है, बीमारी या इस तरीके की जब बढ़ती है, जब एक समय में बहुत ज्यादा केसेज आए तो सबके सामने आज केसेज घट रहे हैं, लोगों को राहत है। हम सब लोगों के पास फोन आते थे कि हॉस्पिटल में बेड के लिए, बाकी कहीं दिक्कत होती थी, लेकिन ये अब सबको ये तो आम जन महसूस कर रहे हैं कि केसेस काफी घट गए। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस तरह से सर्विलांस टीमें जाकर के गांव-गांव वो सर्विलांस कर रही हैं, और जिनमें अगर कहीं लक्षण पाए जा रहे हैं, उन लक्षण पाए गए लोगों की जांच हो रही है। तो कहीं इस तरह की स्थिति नहीं है। अब एक हम लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक खबर है। ठीक है हरीश जी, आपकी बात अगर हम मान लें कि इस तरह की स्थिति नहीं है, तो इसका अंदाजा आंकड़ों को देख करके अपने आप लग जाता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, करीब 32 करोड़ की आबादी के साथ, और उससे कम आबादी मैं बता दूं, महाराष्ट्र की करीब 12 करोड़, कर्नाटक की करीब 6 करोड़, केरल की करीब 3 करोड़ और तमिलनाडु की करीब 7 करोड़। हमसे आधी से भी कम, 1/3 आबादी ये, लेकिन ये सब नए संक्रमितों के मामले में हमसे ग्राफ में ऊंचे हैं। ये मैं उसी कोविड-19 की वेबसाइट के हवाले से ये आंकड़े दे रही हूं, जहां पर हम सब इस वक्त भारत के और भारत के प्रदेशों के आंकड़े देख रहे हैं, जो कि ऑथेंटिक है। इतनी कम आबादी, उसके बाद भी वो हमसे संक्रमण में आ गए। आबादी 1/3, हमसे संक्रमण में 2 गुने। क्या वहां संक्रमण ज्यादा फैला, या फिर मुद्दे की बात वहां पे टेस्टिंग ज्यादा हुई, और इस वजह से जो लोग थे, जितने संक्रमित थे, वो बड़ी संख्या में निकल करके आप बाहर आए। खैर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एक और इस वक्त हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, दुष्यंत मैलानी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ देहरादून से। बहुत स्वागत आपका दुष्यंत जी। दुष्यंत जी, एक बड़ी विडंबना इस बात की रहती है कि सरकार काम करती रहती है इस अनदेखी में कि कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। हम जो आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, हम जो तैयारियां करेंगे वही पूरी होंगी। हम कहते रहेंगे कि हमारे पास जितने संसाधन हैं हम उनका अधिकतम प्रयोग कर रहे हैं,
लेकिन जब कोर्ट से फटकार लगती है, सामने चीजें निकल करके आती हैं, तब सच्चाई उजागर होती है। जैसे कि इस वक्त उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, चाहे वो 4 धाम की यात्रा की तैयारी को लेकर के हो या फिर नई टेस्टिंग को लेकर के हो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 दुष्यंत, कल मामला जी, उत्तराखंड जी, हाईकोर्ट में दुष्यंत। हुआ है जिसमें आदेश कोर्ट ने दिया था। तो इसमें तथ्यों के आधार पर ये बात सामने आई थी कि लगातार टेस्ट की संख्या उत्तराखंड में घट रही है, जहां की 15 अप्रैल के आसपास पर डे 47-48 हजार टेस्ट इस छोटे राज्य में हो रहे थे। आज की डेट में वो संख्या 27 से 37 हजार और कई जिलों में पर डे 1,000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं, और जबकि केसेस इस बीच में बढ़े हैं। तो इस पर कोर्ट ने प्रश्न पूछा था, तो सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि साहब हम पर मिलियन आंकड़ों में कई राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं। जबकि इसका दूसरा पहलू यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है 15 जनवरी 2021 की, वो कहती है कि आप किसी फायर से ब्लाइंड फोल्डेडली नहीं लड़ सकते। आपको पता होना चाहिए कि कौन इन्फेक्टेड है, इसलिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग ये आपका मंत्र होना चाहिए। इसी तरह से आईसीएमआर की 14 मई की टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है जो कहती है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ उपस्थित उपलब्ध सभी गवर्नमेंट लैब्स और प्राइवेट लैब्स का मैक्सिमम टेस्टिंग कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करेंगी। इसलिए पर मिलियन कितने टेस्ट हो रहे हैं, बाकी राज्यों से अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब महत्वहीन हो जाता है जब राज्य सरकार को ये निर्देश है कि वह अपनी टेस्टिंग क्षमता का पूर्णतः उपयोग करेगी और उसको पूरी तरह से बढ़ाएगी। क्योंकि इस बीमारी से लड़ने का दुनिया भर का टेस्टेड और ट्राइड फॉर्मूला यही है कि पहले ट्रैक किया जाए, टेस्ट किया जाए, उन लोगों को ढूंढा जाए कि कौन इन्फेक्टेड है। तो जब तक टेस्टिंग की संख्या घटती रहेगी तो ये आंकड़े जो है प्रॉपर नजर नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी को खुद ये कहना पड़ा, उन्होंने भी ये कहा कि राज्यों को आंकड़े छिपाने नहीं चाहिए ताकि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनका प्रॉपर एलोकेशन हो सके। तो इसलिए ये बात को कहना कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही है, घटने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि कोर्ट ने कल अपने आदेश की टिप्पणी में ये भी कहा है कि राज्य सरकार देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार जैसे भीड़ भरे शहरों में भी क्यों इतने कम टेस्ट हो रहे हैं, इसका कोई उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाई। बिल्कुल है कि आंकड़े, ये एक बड़ी विडंबना है कि आंकड़े आखिर छुपाने की ज़रूरत क्या है और जो टेस्टिंग है उसको घटाने की ज़रूरत क्या है। बड़ी आबादी, बड़ी जनसंख्या, तो टेस्टिंग के आंकड़े भी उसी लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़े हैं, निकल करके सामने आने चाहिए। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बात की हमने हरीश जी से, उनका ये कहना है कि हर चीज़ में जो नकारात्मकता है वो नहीं ढूंढनी चाहिए, नेगेटिव चीज़, पूरे जो मैक्सिमम संसाधन है उनके साथ हम लगे हुए हैं। इस वक्त हम भी यही कहते हैं कि कोविड की महामारी है, एक पैंडेमिक है, पक्ष विपक्ष बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वक्त ज़रूरी है हर किसी के लिए बचाव, हर किसी के लिए सावधानियां, संसाधन सब तरीके तक पहुँचे। लेकिन जब वही संसाधन नहीं पहुँच रहे हैं, वो टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो हम क्यों ना आवाज़ उठाएं। तरह हमेशा पॉजिटिव रहने का जो मंत्र सरकार लगातार दे रही है, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक सोचिए। निश्चित तौर पे ये शब्द बड़ा जादू भरा शब्द है, लेकिन सकारात्मक किस पक्ष में सोचें। कोई लहर आ गई है, कोई तूफान आ गया है, कोई सुनामी आ गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक महामारी आई है, और महामारी भी कैसी, जिसको अभी हमारे इससे पूर्व जो उत्तराखंड के साथी ने कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उस तरह के जो भी वो शब्द हैं, वो निश्चित तौर पे इस महामारी से लड़ा जा सकता है। और पहली वेव में भारत और उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत ने, इवन पूरे देश ने इससे लड़ाई लड़ी। उसमें सख्त कठोर से कठोर जो डिसीजन लिए सरकार के द्वारा, या जिस तरीके से भी संसाधन उपयोग कर सकते थे वो किया। उसको अलग बात है कि उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी उसकी चर्चा है कि सरकार ने टाइम नहीं दिया किसी को अपने अपने घर जाने का, वो दूसरा पहलू है। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये निश्चित तौर पे बड़ा दुर्भाग्य रहा। मुझे लगता है अभी जो बात कही गई उसमें मुझे ऐश्वर्या जी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि दूसरी वेव जो भारत में आई है और उत्तर प्रदेश में जितनी मौतें हुई हैं, अब तक कोरोना से किसी देश में उतनी मौतें नहीं हुई होंगी। इस बात को मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हमारे बीजेपी के साथी मुझे हमेशा इग्नोर करते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की पूरी रिपोर्ट होगी। और आप छुपा क्यों रहे हो, इसके पीछे मैं सीधे लॉजिक बता दे रहा हूं। आपका ये जो बड़ा ज्वलंत सवाल है ऐश्वर्या जी कि आखिर सरकार क्यों छुपा रही है आंकड़े। सरकार इसलिए छुपा रही है,
सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जो मुद्दे थे भावनात्मक रूप से, उन मुद्दों का असर खत्म हो गया है। तो सरकार इस चीज की वाहवाही लेके 2022 उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और पंजाब से जैसे और भी गोवा तक राज्यों में सरकार इस महामारी को अपना बेस्ट बता के, अपना बेस्ट ये कि हमने ट्रीट किया है, सरकार इसको चुनाव में ले जाना चाहती है। और यही दुर्भाग्य, मैं कहता हूं, महामारी से काहे का कौन सा एजेंडा और कौन सा चुनावी मुद्दा, महामारी तो सबके लिए आई ना। दुनिया का कोई भी देश हो, उत्तर अपने दुनिया और अपने भारत के किसी भी प्रदेश की बात करें, आपने एक बहुत ज्वलंत सवाल उठाया, वो भी बहुत चर्चा का विषय कि ये बात मैंने भी कहा, महाराष्ट्र में हमसे आबादी कम है, वहां मौतें ज्यादा है, वहां कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े ज्यादा है। उत्तर प्रदेश जो 7वां राज्य देश हो जाता है किसी दुनिया में, जो मानचित्र का पटल है, उस स्थिति में हमारे यहाँ पॉजिटिव भी कम है और मरने वालों की संख्या। और अब जब गंगा प्रयागराज में हम देखते हैं, गंगा तट के किनारे कि सैकड़ों नहीं हजारों लाशों के टीले दिख रहे हैं, ये सरकार को नहीं दिख रहा है। हजारों लाशें गोमती और तमाम सारी गंगा से लेके जितनी भी नदियां हैं सब में बहती हुई मिल रही, तभी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल आपने सही कहा। वक्त वक्त पे अलग अलग जिलों और गांव से आती हुई तस्वीरें और वीडियोस इस बात को उजागर कर देती है कि लापरवाही कहां हो रही है और किस स्तर पे हो रही है। दोबारा आऊंगी मनोज जी आपके पास। फिलहाल हमारे साथ प्रिंस लेनिन जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लेती हूँ। प्रिंस लेनिन सर, यहाँ पर एक बड़ी विडंबना इस बात की रहती है कि लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लापरवाही भी हो रही है, आंकड़े बताने में चूक भी हो रही है, जिस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पारदर्शिता आंकड़ों में नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा तो मौतों का आंकड़ा, जो कि अपने आप में एक बड़ा चर्चा का विषय है, इस पर खैर हम किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। लेकिन यहीं से समझ में आता है कि कहां कहां पर सरकार की तरफ से बैकफुट पे आया जा रहा है। वहां पर एक बेसिक चीज, नए संक्रमित आपको कम करने हैं, आप टेस्टिंग ही कम कर दीजिए। जब लोग टेस्ट ही कम कराएंगे, उनमें से जितने पॉजिटिव निकलेंगे वो आधे से कम निकलेंगे। एक आंकड़ा निकल करके सामने आ जाएगा कि जैसे 32 लाख की लखनऊ की आबादी में 5,500 केसेस निकल रहे थे और अब वो 15 दिनों में घट के 250 या 286 के आसपास आकर के सिमट गए। इसी से समझ में आ जाता है कि किस तरह से टेस्टिंग की जा रही है। आखिर क्यों इस तरह की गलतियां बार बार रिपीट की जाती हैं और फिर कोर्ट की तरफ से फटकार सुनने के बाद ये चीज उजागर होती है? हेलो प्रिंस लेनिन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो? हाँ, तो जी बिल्कुल आ रही है। जो कहना चाह रहा था कि हाथ कंगन को आरसी क्या, इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने जो दृश्य देखा है, हमें आंकड़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। आप 200 बताइए, नहीं आप 10 बताइए, लेकिन जिस तादाद में शहरों के शमशानों में लाशें जली हैं, जिस तरह से शमशानों को भरने के बाद सड़कों तक पे लाशें जलाई गई हैं, नदियों में लाशें तैर रही हैं, किसको आप गुमराह करेंगे? कितनों को गुमराह करेंगे? आपके अपने पॉलिटिकल कैडर के लोग मर रहे हैं, वो उंगली उठा रहे हैं। सरकार में बैठे हुए तमाम जिम्मेदार लोगों ने सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। इससे अगर आप आज भी मुंह मोड़ते रहेंगे तो आने वाला समय ठीक नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि जनता अपना जवाब देना जानती है। आप कितनों को गुमराह करेंगे? अदालत को आप गुमराह कर रहे हैं। आप अक्सर देख रहे हैं कि अदालतें पकड़ रही हैं कि कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो निकल के आ रहा। तभी राम भरोसे जो प्रदेश चल रहा है उसका ये कमेंट क्यों आया? आपको राम भरोसे प्रदेश चल रहा है से आपत्ति है, लेकिन किन स्थितियों में कोर्ट ने ये कहा है उस पे आपको आपत्ति नहीं है, उस पे आपने कोई परिशीलन नहीं किया है। आपको इस चीज से गुरेज है कि कोर्ट ने कैसे कह दिया कि तुरंत 2 महीने के भीतर 2 एम्बुलेंसेस आईसीयू के हर गांव में होनी चाहिए। आपने क्या प्रयास करना उचित समझा कि हम 2 नहीं तो 1 दें? हम सारे गांव में नहीं दे सकते हैं, हम इन गांव में दे सकते हैं। आपने उस दिशा में प्रयास या कदम बढ़ाया
कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट स्टे हाथ खड़ा कर दिया वहां की नहीं, हम तो ये हमसे नहीं हो सकता, ये असंभव कार्य है, असंभव कार्य है। अरे आज जिस तरह से आपदा टूटी हुई है प्रदेश के लोगों पर, कितने निरीह लोग मरे हैं, कितने परिवार उजड़े हैं, बच्चों के माता पिता छिने हैं, घर में कमाने वाले नहीं रहे हैं, लाशें उठाने वाले नहीं रहे हैं, लोग साइकिल पे बांध के लाश ले गए हैं, कोई कार के ऊपर टिट्टी बांध के लेके गया है, घर की महिलाओं ने अर्थियों को कंधा दिया है। कितनी चीजें आप जुटलाएंगे, कितने आंकड़े आप बनाएंगे? वो जो भी आप कर रहे हैं वो अपने दिल को बहलाने के लिए कर रहे हैं। ये आपको थोड़ी देर के लिए एक राहत मिल सकती होगी कि हमारे प्रदेश में सब ठीक चल रहा है। प्रदेश में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, और अगर आप उससे आंखें चुराते रहेंगे, आप जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो मान्यवर ये आप स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। ये आने वाले समय में आज जनता इतनी समझदार है, इतनी जागरूक है कि जिसने आप ही के दिए हुए स्लोगन्स पे दूसरी सरकारों को हटाया है, तो आपको भी हटाने का दम रखती है जनता। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिन जिम्मेदारियों को आप गिना के आए थे, जिन कमियों को आपने बताया था, उंगलियां उठाई थी दूसरी सरकारों पर, आज क्या आपके ऊपर वो उंगली नहीं उठ रही है? जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, एनएसए की कार्रवाइयां हो रही हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो कब तक कर लेंगे? जब तक सत्ता में बैठे रहेंगे, 1 साल 2 साल। मान्यवर जो बिल्कुल एक वक्त आएगा जब वो सच है वो सबके सामने उजागर हो जाएगा, और इस पैंडेमिक के वक्त में ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दोबारा आऊंगी मैं प्रिंस लेनिन आपके पास। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ दर्शकों रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि आखिर किस तरह राम भरोसे धोखा हो रहा है जनता के साथ कम टेस्टिंग के नाम पे इस कोविड की दूसरी लहर में। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है, और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
का सारथी। हम लोग वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम कि किस तरह राम भरोसे धोखा दिया जा रहा है सरकारों की तरफ से कोविड की कम टेस्टिंग करके। लेकिन अपनी चर्चा की ओर आगे बढ़े इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि हमें गोरखपुर से मिल रही है। यहाँ आरटीपीसीआर टेस्टिंग के नाम पे धांधली सामने आई है, जब कई टेस्टिंग्स का रिकॉर्ड भी अपलोड नहीं किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जो हमें उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से मिल रही है, जहां पर कोविड की टेस्टिंग के नाम पर धांधली सामने आई है। जितने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की गई उसको अपलोड ही नहीं किया गया। तो कोरोना टेस्टिंग लैब की बड़ी लापरवाही, 10,000 आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड नहीं करने का आरोप लगा है। कोरोना टेस्टिंग जांच बैठी तो 1200 रिपोर्ट उनमें से पॉजिटिव निकली। स्वास्थ्य विभाग ने पैथोलॉजी का आरटीपीसीआर लाइसेंस रद्द किया है। बड़ी खबर गोरखपुर से। आरटीपीसीआर टेस्टिंग हुई थी जिसमें 1200 रिपोर्ट पॉजिटिव थी, इन्हें अपलोड किया ही नहीं गया। अब स्वास्थ्य विभाग ने पैथोलॉजी का आरटीपीसीआर का लाइसेंस है उसे रद्द किया है। 10,000 में कई और पॉजिटिव केस की बात कही जा रही है। तो बड़ी खबर गोरखपुर से कोरोना टेस्टिंग लैब की यहां पर लापरवाही सामने आई है। 10,000 आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड नहीं करने का आरोप लगा है। कोरोना टेस्टिंग जांच बैठी तो इनमें से 1200 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। अब स्वास्थ्य विभाग ने पैथोलॉजी का आरटीपीसीआर लाइसेंस रद्द किया है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता अनुराग जुड़ रहे हैं। अनुराग, बड़ी लापरवाही क्या कहेंगे इससे आप, जब गोरखपुर नए संक्रमित के केसेस में उत्तर प्रदेश में कभी दूसरे तो कभी तीसरे नंबर पर रहता है, ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से इसे जायज ठहराया जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला गोरखपुर के बेतियाता का है, जहां पर एक पैथवर्ल्ड डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से लैब चल रहा था जिसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट निकालने की परमिशन दी गई थी, आरटीपीसीआर जांच करने की परमिशन दी गई थी। लेकिन वहीं बात करें पेंडेंसी की तो इन्होंने 10,000 रिपोर्ट पेंडेंसी रखता। 30 दिन में इन्होंने एक भी रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड नहीं की। यही कारण रहा कि 10,000 जो रिपोर्ट थे आरटीपीसीआर वो पेंडिंग हो चुके हैं। और आपको बता दें कि जब स्वास्थ्य विभाग ने इनके लाइसेंस को निलंबित किया तो इन्होंने आनंद फानंद में 1200 रिपोर्ट अपलोड किए। जी अनुराग, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? जो ये लापरवाही हुई है लाइसेंस रद्द होने के अलावा और कोई कार्रवाई की गई है अभी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम में एक जो है कलबली मच गई है कि अब तक ये 10,000 रिपोर्ट की अपलोड क्यों नहीं हुए, और स्वास्थ्य विभाग ने इनका लाइसेंस तो निलंबित कर दिया गया है। आगे जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पे। तो बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे थे, जहां कोरोना टेस्टिंग लैब की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। 10,000 लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट को अपलोड ही नहीं किया गया था। अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए, उस वक्त जब हम उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज पर हैं, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बर्दाश्त की जा सकती है। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ हरीश जी जुड़े हुए थे और चर्चा पे जाने से पहले हरीश जी कह रहे थे कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। हरीश जी, यहाँ पर बात इस चीज की नहीं कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सकारात्मक चीज देखो और हम सब मिलकर नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल इस चीज का मिलेगा कि जब हर स्तर पे हमने लापरवाही शुरुआत से देखी, जब बेड्स की जरूरत थी तब बेड फुल थे, जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तब त्राहिमाम बचा रहा। कम से कम 1 महीने का वक्त हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई में स्थिरता नहीं आ पाई। उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के हमने जो कालाबाजारी देखी, और अभी भी जो लोग ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं उनके इंजेक्शंस की सप्लाई में जैसा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जनता कैसे इस बात पे यकीन कर ले कि सब ठीक है और वो सकारात्मक सोचे? आप मुझे बताइए कि अगर की स्ट्रेंथ
100 रिपोर्टर्स की और एकदम से 1000 रिपोर्टर्स की जरूरत पड़ जाए तो आप कहाँ तत्काल कर पाएंगे। जी ठीक है, एक समय आया जब 8-8 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार केसेज आ रहे बिल्कुल, थे। लेकिन हरीश जी इसी बात पे मैं पूछूंगी, वो पिछला 1 साल जो बीता, सरकार ने क्या तैयारी की? सरकार जानती थी कि हम सबसे बड़े जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, हमने क्या तैयारी की? ये जवाब दीजिए कि राजधानी लखनऊ इतनी बड़ी आबादी के साथ क्या एक भी डीआरडीओ अस्पताल या कोविड अस्पताल पहले बना? वो आनन फानन में 10 दिनों में खड़ा किया गया जब संक्रमण चरम पे था। मत आइए, जी हरीश जी बताइए। वो जवाब सुनिए। मैंने कहा कि एक समय था, 1 हफ्ता 10 दिन ये समस्याएं थी। बिल्कुल हरीश जी बताइए। आज न दवा की ब्लैक मार्केटिंग है, न ऑक्सीजन की कमी है, न बेड की कमी है, और ब्लैक फंगस की जो आप बात कर रही हैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा को आदेश कर दिया है कि जो भी मेडिकल कॉलेज और जहां भी लोग इलाज करा रहे हैं वहां सरकार उनको इंजेक्शन और दवा मुहैया करा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्राइवेट के लिए भी जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं उनको भी ये दवा और इंजेक्शन सरकार मुहैया करा रही है। ठीक है, उमा जी आपके पास ही मैं आने वाली हूँ। हरीश जी ने कहा उनका जवाब सुन ले, तो उनका जवाब थोड़ा हम सुन लेते हैं। को दूर कर लीजिए। और दूसरी चीज, प्रिंस लेनिन जी जो हाई कोर्ट की बात कह रहे थे, आज उच्चतम न्यायालय ने ही हाई कोर्ट को बताया है कि जो चीज असंभव हो वो बात नहीं कहनी चाहिए। बिल्कुल एक गांव में एक गांव में। ठीक है हरीश जी, आप ही की इस बात पे अब रजिया जी जवाब देना चाहती हैं। रजिया जी, हरीश जी की बात भी हमने सुन ली और उसमें उत्तराखंड का पोर्शन मैं ऐड कर दूं, कोई अछूता नहीं, दोनों पड़ोसी राज्य हैं, वहां भी स्थिति ऐसी ही रही। तो जिसा ने आपकी बातों का जवाब उच्चतम न्यायालय ने दे दिया है, तो ये ऐश्वर्या जी आप दूसरों को भी मौका दीजिए। मुझे लगता है हरीश जी आपके सब तर्कों पे मैं आपको भी याद दिला दूं, वो मेरठ का ही केस था जब एक व्यक्ति 10 दिन तक गायब रहा और उसी पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि राम भरोसे चल रही है व्यवस्था। जी हरीश जी, अब रजिया जी की बात सुन लेते हैं। जी रजिया जी बोलिए। शुक्रिया आपका सभी लोगों का। मैं इन ठीक है रजिया जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल कुछ लाइव कह रहे हैं, हम अपने दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं। फर्स्ट ईयर की तालिबा है, मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, और ये कि ये मेरे बच्चे मुल्क के लिए काम आए, जिस तरीके से मेरा बेटा अनस लम्हू काम आया है और डॉक्टर उसने अपनी जान को लोगों की खिदमत करते हुए, कोविड पेशेंट्स को देखते हुए अपनी जान निछावर कर दी है। इसी तरीके से मेरे और बेटे भी जो हैं वो भी खिदमत करते हुए, इसी तरीके से मैं हर शख्स से ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा बुनियादी चीज ये है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाएं, है ना। वो घर तो बन जाएगा, लेकिन अगर हम किसी बच्चे के मुस्तकबिल को बनाए, किसी बच्चे को हम पढ़ाएं लिखाएं, तो ये हमारे कौम, हमारे नेशन, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम सब अपने घरों में जो कमाते हैं अपने बच्चों पर लगाएं, अब उनकी तालीम और तरबियत पर, उनको एजुकेशन में हम आगे बढ़ाएं। यही मेरी इस सब लोगों से यही इस चैनल के जरिए, इन तमाम चैनल्स के जरिए सबसे मैं ये कहूंगा कि लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, जो कि इस भारत के लिए, इस कौम के लिए, इस नेशन के लिए और कौम व मिल्लत के लिए, सबके लिए कारामद हो, मुफीद हो, यही हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला सबको, इस मुल्क को हिफाजत करे, जो लोग इस दुनिया में हैं सबकी हिफाजत करे, जो लोग इस दुनिया से शहीद होकर जा चुके हैं, जो कोरोना में जिनकी अमवात हो गई हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में ले ले और सबको शहीद का दर्जा दे और सबके प्राणों को आहुति दे। बस मैं ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। और मैं अपने इस सिलसिले में जो हमारी काविशें हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की, कि इस लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं, आज मुझे कि इतनी खुशी और उल्लास हो रहा है, बावजूद कि मेरा बेटा नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरे पास आए और इन्होंने मेरी जो मदद की है। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी इस विपदा से दो चार हैं उन पर इसी तरीके से लोगों की खिदमत करते रहें और ये इसी तरीके से समाज के लिए, इस मुल्क के लिए, दिल्ली के लिए कारामद हों, मुफीद हों, यही हमारी तमन्ना है। और क्या मदद का ऐलान किया सरकार? उनसे पूछा, उनको मैंने भरोसा दिया है कि किसी भी तरह की जरूरत है तो सरकार उनके साथ खड़ी है, वो अपने आप को अकेला ना समझें।
परिवार को कभी भी जरूरत है हम उनके साथ खड़े हैं। वैक्सीनेशन युवाओं के लिए खत्म हो गया है, आपने कहा कि आज खत्म हो जाएगा, कल से सेंटर बंद होंगे, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, ऑक्सीजन के समय भी इसी तरह की बात है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें राजनीति कौन सी है? अगर हमारे दिल्ली के वैक्सीन अगर खत्म हो गए हैं, हम उनसे अगर वैक्सीन मांग रहे हैं, तो इसमें कौन सी राजनीति है? वैक्सीन दे दें, हम वैक्सीनेशन सेंटर चलाना चाहते हैं। दुनिया भर के अंदर हमने देखा है कि चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, वैक्सीनेशन से ही कोरोना पे कंट्रोल पाया गया है। नहीं तो एक वेव, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, कब तक भुगतेंगे लोग? तो वैक्सीनेशन ही इसका समाधान है। दिल्ली में वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है, देश में भी कमी है। तो आज दिल्ली में वैक्सीन सारे खत्म हो गए हैं। युवाओं के लिए जो कोटा आया था, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है, मैंने इस पे बोला भी है कि हमें और वैक्सीन चाहिए और हमें वैक्सीन मुहैया कराए जाएं ताकि हमारे युवाओं को बचाया जा सके। ठीक है, थैंक यू। तो चर्चा पर वापस लौटते हैं हम, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से रजिया बेग जी जुड़ी हुई हैं। रजिया जी, जिस तरह से उत्तराखंड की सरकार तमाम वो टेस्टिंग्स की मात्रा को कम कर रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, कुछ ऐसी स्थिति हमने उत्तर प्रदेश में भी देखी। ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ पर सकारात्मक ही सोचना चाहिए या फिर सवाल उठाने चाहिए? कारनामों को छुपाने वाले लोग ना होते तो शायद इस भारतवर्ष में लाशों के अंबार ना होते। ऐसे ही लोग हैं जो सरकार के कारनामों को छुपाते हैं, लोगों के सामने उन्हें डिफेंड करते हैं सरकार को। इस समय किसी सरकार को डिफेंड करने का टाइम नहीं है। ये लोग गंभीरता से लें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसलिए इंटरफेयर कर रहा है चीजों में। क्यों कि कोर्ट्स को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ी? क्या जरूरत है? लोगों के लोग मर रहे हैं, अपने मर रहे हैं, देश में तराही मची हुई है, और ये लोग आज भी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। कोई भी पार्टी के लोगों, पार्टी बेस से ऊपर उठ के सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि मेडिकल सुविधाएं क्या क्या है देश के अंदर। क्या हुआ 1-1.5 साल पहले कोरोना आया था और कंटिन्यूअसली इस देश के अंदर बना रहा, जबकि बाहर कंट्रीज ने उसमें कंट्रोल कर लिया। तो हमारे देश में कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? हमारे देश को आपको अध्ययन नहीं है, आपको अध्ययन नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। आपको जानकारी नहीं है, आप तो बिल्कुल मत बोलिए, आप बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि आपको कोई पता नहीं। जिसका मर रहा है वो बोलेगा, जिसके लोग मर रहे हैं। आज की स्थिति बताती हूँ मैं, आप इंटरफेयर मत करिए। मैं आज की स्थिति बताती हूँ, सुन लीजिए। आप ब्लैक फंगस के बारे में सुनिए। आज की आप अभी कह रहे थे, सुन लीजिए, आप दूसरे की बात सुनिए, दूसरे की बात सुनिए, बिल्कुल चुप रहिए। सरकार को डिफेंड मत करिए, आपको शर्म आनी चाहिए सरकार को डिफेंड करते हुए। देश का ख्याल करते हैं आप। आज उत्तराखंड की बताती हूँ, हाईकोर्ट उत्तराखंड ने जिस चीज पे इंटरफेयर किया, क्यों किया हाईकोर्ट इंटरफेयर, क्यों किया हाईकोर्ट ने? अरे चुप रहिए आप। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार को कि उत्तराखंड सरकार के जो पत्र जा रहे हैं, उन पत्रों का जवाब नहीं दे रही है केंद्र सरकार। क्यों? बताइए उत्तराखंड। अरे सुन लीजिए, बोलना बंद करिए। हरीश जी, रजिया जी, आप दोनों से मैं अपील करना चाहूंगी, इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष नहीं, इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष नहीं। पैंडेमिक बहुत बड़ी समस्या है, हम सबके लिए मिलके ही जूझना है इससे। पहुंचे हैं, आज तक भी लोग मर रहे हैं ब्लैक फंगस से। क्यों? जिस इंजेक्शन के लिए हमारी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ, वो आज तक नहीं पहुंचे हैं। और उसका रूल ये है कि अगर किसी भी ऑपरेशन के बाद जो ब्लैक फंगस का है 5 या 6 आवर्स के अंदर अगर आपको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता तो उसकी पूरी बॉडी में फैलने का खतरा है, उसके मरने का खतरा है, उसकी जान का खतरा है। लेकिन सरकार हमारी चुप बैठी हुई है। सरकार किसी की भी होती, आम आदमी पार्टी की होती, कांग्रेस की होती है, भाजपा की होती है, उससे लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना इस बात से कि उस देश के इंसान जिंदा है या किसी बीमारी से इतने घायल हो चुके हैं, इतने खत्म हो चुके हैं कि उनकी कोई संभावना नहीं है। हमें ये देखना है कि हम अपने लोगों को कैसे बचा सके। हमें ये नहीं देखना है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमें सरकार को जगाना है। क्यों हाईकोर्ट
क्यों सुप्रीम कोर्ट जगा रही है? इतनी शर्म नहीं आती इन लोगों को ये बात कहते हुए? आज भी डिफेंड कर रहे हैं अपने लोगों को, आज भी डिफेंड कर रहे हैं सरकारों को। अरे ये सोचिए कि लोगों के मर रहे हैं, जिस घर में 4-4, 5-5 मर चुके हैं, उनके बारे में सोचिए, कुछ तो सोचिए, कुछ सोचिए। बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय आम आदमी पे जो बीत रही है और आम आदमी को बचाना ही सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। दोबारा आऊंगी मैं रजिया जी आपके पास, हमारे साथ जी रजिया जी मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, हमारे साथ दुष्यंत जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से दुष्यंत जी के पास मैं जाऊंगी। रजिया जी दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। लोगों को ठीक है रजिया जी, ठीक है रजिया जी, एक स्वस्थ चर्चा के लिए जरूरी है कि सब बोले। दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। दुष्यंत जी आपके पास में आ रही हूं। एक बड़ी विडंबना हमने ये भी देखी है कि हाईकोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार फटकार लगाई जाती है, लगातार कमियों को उजागर किया जाता है, लेकिन जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो बदलती नहीं है। आखिर क्यों? टेस्टिंग कम हो रहे हैं, टेस्टिंग क्यों कम हुए? टेस्टिंग के आंकड़े कम दिखाए जा रहे हैं। ठीक है रजिया जी दोबारा आऊंगी मैं आपके पास। रजिया जी दुष्यंत जी को बोलने दीजिए अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। दुष्यंत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बताएं, आप ना प्रश्न दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। जी दुष्यंत जी, यहाँ पर प्रश्न ये था कि बड़ी विडंबना, बड़ा दुख इस बात का कि फटकार लगती है, कड़ी फटकार लगती है, 1 महीने में 3 बार फटकार लगती है, लेकिन ये तो ऐसा लगता है जैसे प्रिंसिपल बच्चे को होमवर्क करने के लिए डांट रहा हो, लेकिन बच्चा वैसे ही ढीठ बना बैठा है, कोई काम हो नहीं रहा है, धरातल पे हालात नहीं बदलते हैं। ऐसे मामले भी आ चुके हैं कि जिसमें कई डेथ्स प्रॉपर कंट्रोल रूम में रिपोर्ट नहीं हुई है। देहरादून के कोविड सेंटर का मामला है, बाबा बर्फानी हॉस्पिटल हरिद्वार का मामला है। तो होता यह है कि कोर्ट में जो सरकार की ओर से शपथ पत्र दिया जाता है उसके आंकड़ों में, और जो जिलों से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम से और जिला स्तरीय कमेटियां, उनकी रिपोर्ट में भारी अंतर है। सरकार के कोविड मैनेजमेंट में भारी खामी है कि आंकड़ों की एक तरह से बाजीगरी की जा रही है कि उनको कम से कम दिखाने के लिए कंट्रोल सेंटर्स उन लिमिटेड आंकड़ों को ले रहे हैं जिलों से संग्रहण में बहुत भारी कमी है। इसलिए कोर्ट ने लास्ट ओकेजन पे 10 मई को ये टिप्पणी करी थी कि सरकार के द्वारा जो शपथ पत्र दिए जा रहे हैं वो बहुत क्लेवरली ड्राफ्टेड है, बहुत चालाकी से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है। और कल भी कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सरकार कोर्ट को तो धोखे में रख सकती है, लेकिन अपने आप को और अपने लोगों को भी धोखे में रख रही है, जो ज्यादा गंभीर बात है। और साथ ही साथ कल कोर्ट ने टिप्पणी ये भी की थी कि सिर्फ देहरादून में, राजधानी में बैठकर चीजों की जी स्थितियों का पता नहीं चल सकता, इसलिए मौके पर जाना चाहिए और प्रजा के दुखों का पता करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे धरातल पे उतरना जरूरी है, ये बात आपने सही कही। इसी बात को लेकर मनोज जी मैं आपके पास आती हूँ। विपक्ष की यहाँ पर भूमिका क्या रहती है? क्या विपक्ष अपनी उस भूमिका पे खरा उतरता है? उदाहरण के तौर पे मैंने इससे पहले कहा था मौत के आंकड़े जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं सरकारी आंकड़ों से, और जो हम शमशान घाट पे दृश्य रोज देख रहे हैं, अगर उनके बीच में समता नहीं बैठ रही है, 19-20 का फर्क चलता है, लेकिन बड़ा फर्क हो, तो यहाँ पर इस कमियों को कौन उजागर करेगा? विपक्ष ज्यादातर वही कमियां उजागर करता है जहां उसको फायदा दिखता है, लेकिन आम जनता जो चाहती है कि उसकी आवाज विपक्ष बने, वो कब बनेगा? भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये सरकार की उस बात पे नाकामी है ऐश्वर्या जी जिसमें लोगों की जाने गई हैं। श्रीवास्तव जी भी बड़ी बातें कह रहे थे। गोंडा में हमारे जानने वाले मंडी समिति के बाबू थे, श्रीवास्तव वो भी थे, और उनके घर में 5 मौतें हुई हैं। खुद मर गए, माँ मर गई, भाई मर गया, पत्नी मर गई, एक बेटा मर गया। आप सोचो, यही लखनऊ का बीकेटी का इमलिया गांव, कल मैं रिपोर्ट देख रहा था किसी न्यूज चैनल की, आपको पता है एक घर में, केवल एक घर में 7 लोग मर गए। 7 लोग, 4 भाई मर गए, माँ मर गई, 2 बहनें मर गई और एक पत्नी मर गई, 7 लोग मर गए। और सर हम अगर कोई बात कहें, कोई आंकड़े प्रस्तुत करें, तो आप कह रहे हो कि हम मौतों पे हमें मजा आ रहा है बताने में। अरे आप मौतों को छुपा के अपनी सरकार की वाहवाही लूटने की प्रशंसा कर रहे हैं। जिस WHO की बात करके आप कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल है, बड़ा अच्छा प्रबंधन किया, वही WHO कह रहा है कि भारत देश में मौतों के आंकड़े और कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। आपने गोरखपुर में लापरवाही शब्द का इस्तेमाल किया कि पॉजिटिव केसों को छुपाया गया, ये लापरवाही नहीं थी।
आप उत्तर प्रदेश के किसी भी महानगर में और किसी भी जिले में पॉजिटिव केसों के आंकड़ों की अगर जांच करा ली जाए, मैं तो 1 महीने पहले ये बात कह रहा था, अप्रैल में जब चर्चा कर रहा था तब ये बात कह रहा था कि सरकार की तरफ से, मुझे कई पत्रकारों ने बात बताई है, कई पत्रकारों ने ऑफ द लाइन बताई है कि सरकार ने आदेश दे रखा है पैथोलॉजी को कि अगर आप 200 की जांच करते हैं, 300 की जांच करते हैं, तो 20 और 30 से ज्यादा के रेशियो से ज्यादा आप पॉजिटिव केस नहीं दिखाएंगे। ये स्प्रेड हुआ क्यों? इसी कारण से तो ये स्प्लिट हो गया, इसी वजह से तो लोग मर गए। सरकार ने टेस्टिंग की, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स होने चाहिए सरकार ने उसको छुपाया, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि हम कम से कम इस बात को बनाए रखें कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो मॉडल है वो दुनिया में, WHO में, मोदी जी की नजर में, क्योंकि राजनीति का मात्र हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इस वजह से उत्तर प्रदेश में इतनी लाख मौतें हुई हैं। और अगर एक परिवार में 7 लोग मर रहे हैं, इस तरह के उत्तर प्रदेश में एक नहीं सैकड़ों परिवार हैं जिसके घर में 5-5, 4-4, 6-6 मौतें हो गई। ये क्या बताते हैं? 1 लाख गांव है लगभग, हर गांव में अगर 2 मौत भी रख लो तो 2 लाख हो जाता है। और आज तक मैं 100 टीवी चैनलों पे 100 गांव की रिपोर्ट देख चुका हूं, जो अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। किसी गांव में 25 से कम मौतों का आंकड़ा किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया, वो चाहे के न्यूज हो, चाहे भारत समाचार हो, चाहे आज तक हो, कोई भी चैनल हो। बिल्कुल आपने सही कहा, आंकड़ों में एक बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। ये कोई छोटा मोटा नहीं, ये बड़ा फर्क है और इस फर्क को अब पारदर्शिता के साथ लाना चाहिए। इसी बात पे प्रिंस लेनिन जी आपके पास में आऊंगी। क्या सरकारी आंकड़े और ज्यादा पारदर्शी हों, जनता का और ज्यादा भरोसा हो उन आंकड़ों पे, ये खबरें ना आए कि ये आंकड़े तो एकदम ऐसे हैं जो जमीनी स्तर से मेल ही नहीं खा रहे हैं, इसके लिए क्या करना होगा? बात करें तो अगर पारदर्शिता से अगर ये सिर्फ इतना बता दें, ये इतने डेटा रिवील कर दें कि पिछले 2 महीने में इस प्रदेश में, इस देश में कितने लोग मरे, उसी से आपको आकलन लग जाएगा कि सरकारी आंकड़ों में पूरे देश में 4000 और 5000 मरने का मृत्यु दर बताते हैं कोरोना से। ये बात खाली प्रदेश की नहीं है, हर जगह इस देश में जगह जगह छुपाया जा रहा है, जगह जगह आंकड़ों का खेल किया जा रहा है। किस तरह से लोग मर रहे हैं, उससे जो मुंह मोड़ के बैठे हैं, जो जवाबदेह लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये हर तरफ आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए कि कितना म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में कितने डेथ सर्टिफिकेट इशू करने की एप्लीकेशंस पड़ी हैं, उसी से पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशंस कहां से आ गई इतनी, ये कैसे लोग इतने कहां एकदम से काल के गाल में समा गए, किन परिस्थितियों में। अभी तक तो नहीं था, जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी में नहीं हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ, ये मार्च, अप्रैल, मई के बीच में जो 3 महीने। और अभी हरीशचंद्र जी ने एक बात कही, मुझे बहुत अफसोस है, उन्होंने कहा कि आप न्यूज में हैं, 100 रिपोर्टर हैं, आपके पास 1000 की आफत आ जाए। मान्यवर, पिछले साल वो आफत आई थी, उससे आपने क्या सीखा? इस साल आपने क्यों नहीं तैयारी की? क्यों नहीं आपने ऑक्सीजन की पूर्ति करवाई? क्यों नहीं आपने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स को दुरुस्त रखा? क्यों नहीं सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड्स एकदम वर्किंग कंडीशन में थे? क्यों नहीं सारे वेंटिलेटर्स वर्किंग कंडीशन में थे? आज भी तमाम जिलों में वेंटिलेटर्स बंद पड़े हुए हैं, उसकी भी रिपोर्ट है, जिसके संदर्भ में मैंने आज ही एप्लीकेशन फाइल कर दी है, वो भी आपके पास आएगा। तो आप कब तक का इन सब चीजों से मुंह मोड़ते रहेंगे? सच को स्वीकारिए, जमीनी हकीकत पे काम कीजिए। आप हर गांव में 2 एम्बुलेंस नहीं दे सकते हैं, 1 एम्बुलेंस दीजिए। आईसीयू की नहीं दे सकते हैं तो उच्च सेवा वाली एम्बुलेंस दीजिए, उस दिशा में कार्य करिए। जनता त्राही कर रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल निचले स्तर तक, जिसे सरकार की तरफ से अंत्योदय कहा जाता है, वहां तक कुछ सुविधाएं तो पहुंचे, वरना कोविड काल नहीं था तब भी हम देखते थे कि हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरह नदारत एक तरह से मानते थे। आप ही के पास आ रही हूं मैं हरीश जी, यहाँ पर बड़ी विडंबना इस बात की है, बड़ी समस्या इस बात की है, जब 1 साल पीछे जाएं, पहली बार कोविड आया तो सरकार ने कहा बिल्कुल नई चीज है, हमारे पे भी आपदा है, हम समझ रहे हैं, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से वो हम कुछ हद तक महामारी जो हम पे अटैक कर सकती थी हम उसे रोक पाए, लेकिन पूरे 1 साल का वक्त मिला। अब जब दोबारा आई है तो सरकार का ये कहना है इतनी बड़ी तादाद में ये हम पे आएगी, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। सवाल ये कि इतनी बड़ी तादाद में
क्या जनसंख्या के 5% या 10% के हिसाब से भी हमने तैयारी की थी? जिन अपनों पे वो परिस्थितियां बीत गई उनकी सुनिए आप। वो लोग जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए करीब 3-3 दिन तक लाइन लगाई, उनकी बातें सुनिए आप। वो क्या कहेंगे? उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि हमारी तैयारियां पूरी थी, हमने अपनी जितनी स्वास्थ्य सेवाएं थी उनका अधिकतम प्रयोग किया। लेनिन जी की बात का जवाब देता हूँ, मनोज जी की बात। देखिए, वो ऑक्सीजन की कमी या दवाओं की कमी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया, जिससे वो एक व्यवस्था की मैं चूक कहूँ। लेकिन आज ये कहना कि साहब जांच नहीं हो रही है और संख्या कम दिखाई जा रही, मैं तो आपके ही चैनल को आपसे ही कहता हूँ कि आप ये प्रिंस लेनिन जी जो कह रहे हैं कि सारे नगर निगम और इनसे मांग लिए जाएं डाटा, तो ठीक है, आप जैसे चैनल भी ये कर सकते हैं ना, ताकि ये जो बार बार कही जाती है कि लाखों मर गए, करोड़ों मर गए, सरकार क्या करेगी? ये भ्रम दूर होना चाहिए देश की जनता का। और इस तरह के लोग कह करके कुछ लोगों को सामना वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस अभियान के साथ जुटा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं। जो आशंका उत्तर प्रदेश के बारे में व्यक्त की जा रही थी कि सेकेंड वेव का जब पीक आएगा तो लगभग 15 दिन का एक उसका पीरियड होता है, तो इस 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश में 1 लाख केस पर डे आएंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और टीम वर्क का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक केस आए थे 24 अप्रैल को आए थे, वह थे 38,000। एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर, जब हमारी पॉजिटिविटी रेट प्रदेश की कम थी और रिकवरी प्रदेश की कम थी, पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, तब प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 तक पहुंची थी। आज प्रदेश के अंदर कुल 94,000 एक्टिव केस हैं। पिछले 21 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश में 2,16,000 एक्टिव केस को पूरी तरह रिकवर करते हुए वे लोग अपने घरों को गए हैं। प्रदेश की अगर पॉजिटिविटी अगर आप देखेंगे तो यह लगभग 2.4 के आसपास है और रिकवरी 93% से अधिक है। एक बृहद अभियान का परिणाम है। इसमें ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश ने पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ किया और उसका परिणाम था हम लोग अब तक 4,65,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुके हैं पूरे प्रदेश में। प्रदेश के अंदर निगरानी समिति गांव-गांव जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। आरआरटी की टीम 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट कर रही है। पहले ही चरण में मेडिसिन किट का वितरण का कार्य भी संपन्न किया जा रहा है और उसका परिणाम आज सामने आया है। जो आशंकाएं थीं उन सभी आशंकाओं को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने निर्मूल साबित किया है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में ऑक्सीजन और कुछ अन्य जीवन रक्षक दवाओं की भी तमाम चैलेंज हम सबके सामने आई थी, लेकिन हम धन्यवाद देंगे भारत सरकार को कि भारत सरकार ने हमें रेल उपलब्ध कराई और हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति हर एक सिटी के अंदर करवाई। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सहयोग लिया। ऑक्सीजन आज हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके फ्यूचर में कभी ऐसी स्थिति ना आने पाए कि हमें ट्रेन से या प्लेन से ऑक्सीजन मंगवानी पड़े। हर जनपद को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ और कानपुर मंडल में 30 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम लोग लगाने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में,
CSCs में, इसमें हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने भी योगदान किया है और वे लोग निरंतर इस पूरे अभियान में टीम का हिस्सा बनकर के इस कार्यक्रम में जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। जब पीक पे सेकंड वेव थी, कुछ लोगों ने उस समय मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास किया और खासतौर पर कुछ जीवन रक्षक दवाओं का कालाबाजारी करने का प्रयास किया। इस मामले में सरकार ने सख्ती की, कुछ लोगों पर हम लोगों ने उनके गिरफ्तारी करने के साथ साथ NSA की कार्रवाई भी उन पर की गई है। आगे भी कोई भी कालाबाजारी होगा, जो किसी का शोषण करेगा, उसके खिलाफ इतनी सख्ती के साथ सरकार निपटेगी और उस पर बहुत सख्ती करेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे तत्वों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी सरकार करेगी। हमारी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जहां वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी तेजी किया है, पूरे प्रदेश के अंदर अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा चुके हैं। और आज तो इस वैक्सीन का प्रभाव किस रूप में है, याद करिए, जब 16 जनवरी को भारत के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और देश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए इस वैक्सीन को हर नागरिक के लिए आह्वान किया था। पहले चरण में हेल्थ वर्कर को, दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को, तीसरे चरण में 60 साल से ऊपर के लोगों को, चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर की आयु को, अगले चरण में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात की। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उस समय वैक्सीन का विरोध करते थे, इसको बीजेपी का वैक्सीन बताते थे, उस समय इसको मोदी जी का वैक्सीन बताते थे। ये वैक्सीन हर नागरिक को निःशुल्क केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्ध करा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए उसको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं ये वैक्सीन निःशुल्क मिलना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन तो पहले से ही निःशुल्क दिया जा रहा है। लेकिन उस समय विरोध करते थे, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे की बात करते थे, लेकिन आज वही लोग वकालत कर रहे हैं। ये बदलाव स्वर इन लोगों के दोहरे चरित्र को इस रूप में आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कॉमन सर्विस सेंटर है या शहरी क्षेत्र में कॉमन सर्विस सेंटर हैं, दिव्यांगजन या फिर जो भी ऐसे जरूरतमंद हैं, गांव का मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, उनको गांव के बाहर न जाना पड़े। हमारा प्रयास है कि सेकेंड वेव को हम 30 मई तक नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। इसके बाद जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं और फोकस करने वाले हैं उन क्षेत्रों में जो लोग महत्वपूर्ण केंद्रों पर, बड़े बड़े सेंटर में नहीं आ सकते। वहाँ पर उनके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वहाँ पर वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया बना करके और वहाँ पर उनको वहीं गांव के पास ही उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार हमें इस मामले में पर्याप्त सहयोग कर रही है, भरपूर वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। ब्लैक फंगस की एक नई समस्या हमारे सामने आई है। हमने आज ही कानपुर को भी इसका एक सेंटर बनाने के लिए कहा है कि कानपुर को पर्याप्त मात्रा में दवा मिले। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात अभी मीटिंग में रखी थी, मैंने इसके लिए एक आदेश किया है। दूसरा, कानपुर का नगर निगम का एक बच्चों का हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से बंद हो गया था। मैंने यहाँ के मंडलायुक्त को और जिलाधिकारी को नगर निगम के साथ मिलकर के उसको फिर से संचालित करने और उसमें मैन पावर, उसकी मरम्मत, उसके में मैन पावर और जो भी उपकरण आने उसको बनाने और उसको एक बच्चों का अच्छा हॉस्पिटल के रूप में फिर से विकसित करने के लिए यहाँ पर इनको निर्देशित किया है। हमारा प्रयास है कि हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें। हर मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक आईसीयू के 100 बेड्स की तैयारी अभी से करने के लिए वहाँ पे लगभग 100 बेड मेडिकल कॉलेजेस में नीको के होने चाहिए, ऑक्सीजन युक्त होने चाहिए। इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। 25 से 30 बेड पीकू के पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कहा गया है
और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में CSCs को भी इसकी तैयारी के लिए अभी से अपनी प्लानिंग आगे बढ़ा करके अगले 15 दिनों के अंदर परिणाम प्रशासन उपलब्ध करवाएं। जून में हमारा प्रयास है, जैसे हम लोगों ने 1 मई के बाद फेज वाइज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि इसी चरण में हम लोगों ने न्यायपालिका और मीडिया को भी प्रदेश के अंदर वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ की। खासतौर पर इस समय 2 सेंटर में ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है, एक लखनऊ और नोएडा में मीडिया के लिए और लखनऊ और प्रयागराज में जुडिशरी के लिए। लेकिन हर एक जनपद में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। जहां पे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे न्यायिक अधिकारियों को और उनके परिवार के सदस्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए हर एक जनपद में स्पेस चिन्हित करना, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन के एरिया को चिन्हित करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना, और ऐसे ही मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक अलग से सेंटर बनाने, जहाँ पे अगर प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में स्पेस होगा तो प्रेस क्लब में, नहीं तो किसी एक ऐसे सेंटर में जहाँ पर हमें स्पेस मिल सके, वेटिंग और ऑब्जर्वेशन का एरिया मिल सके, वहाँ पर इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई को युद्ध